2017 की छोड़ दीजिए तो 2020 में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ही नीतीश कुमार को पसंद किया था। अगर नीतीश कुमार की बात वो नहीं मानते तो खेल वहीं समाप्त हो गया था। लालू प्रसाद ने बिना शर्त समर्थन दिया और 13 से लेकर के 15 तक नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर लालू प्रसाद और कांग्रेस के सपोर्ट से बने रहे। भारतीय जनता पार्टी 91 सीट लेकर के भी जो नहीं कर पाई वो नीतीश कुमार करते चले गए, क्योंकि नीतीश कुमार को सीटें ही कितनी घट रही थी, 7-8 सीटें घट रही। 2017 में ही नीतीश कुमार को यह पता चल चुका था कि वो अभी नरेंद्र मोदी से लड़ाई नहीं ले सकते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के हाजिर हुए हैं और भीतर की बात में अक्सर आपके जहन में ये बात आती होगी कि आखिर नीतीश के बाद कौन, मोदी के बाद कौन की बात तो अभी सोचना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी पूरी तरह से एक्टिव हैं। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से उनकी भावभंगिमा है या जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में ही ये बात कह दी थी कि ये मेरा अंतिम चुनाव प्रचार है, मैं इसके बाद आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार लगातार पूरे जोशो खरोश से, भले ही उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हो, लेकिन वो सीधे तौर पे चुनाव प्रचार में भी हैं और सक्रिय राजनीति में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, जो इतने लंबे समय से नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रही थी, आगे भी चलेगी या फिर कोई नया उसने खोज लिया है विकल्प? यानी नीतीश के रिप्लेसमेंट की जो बात चल रही थी उसमें कई चेहरे आपके सामने नजर आ रहे थे, लेकिन फैसला तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करना है, क्योंकि ये दोनों का पसंद ही आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। बात अगर आप कर रहे हैं 2017 की छोड़ दीजिए तो 2020 में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ही नीतीश कुमार को पसंद किया था। अगर नीतीश कुमार की बात वो नहीं मानते तो खेल वहीं समाप्त हो गया था, क्योंकि नीतीश कुमार फिर उसके बाद क्या करते आपको पता है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार को दूसरे खेमे में भी जाने देना नहीं चाहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो उधर चले जाएंगे तो MOI समीकरण के साथ, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मुस्लिम वोटर किस तरह से गोलबंद हो रहे हैं, वो अपने लिए विकल्प की तलाश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उनको संरक्षण भी दे सके और एक्ट भी कर सके। प्रशांत किशोर ने वो चेहरा अपने सामने रखा है। प्रशांत किशोर ने जम करके नरेंद्र मोदी हों, नीतीश कुमार हों या फिर तेजस्वी यादव हों, जो MOI समीकरण की बात करते हैं, उन सब पर दबाव बनाया है। और इस बार के चुनाव में 4 सीटों पर जो भाषण उन्होंने दिया है वो काफ़ी, कहा जा रहा है कि उस भाषण में बहुत कुछ ऐसा है जो एक पॉलिटिशियन की नहीं बल्कि एक डिक्टेटर जैसी है। राजनीति में कभी कभी आपको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और उस कड़े फैसले में नीतीश कुमार के सामने नीतीश कुमार के विकल्प की बात अगर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये सवाल सबसे बड़ा हो गया है। अब नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के रूप में एक तरह से मान के चलिए कि तैयारी सब कुछ हो गई है। इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। 2013 की बात करें तो खेल यहीं से शुरू हुआ था। हालांकि 2005 से अगर जोड़ा के देखा जाए तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ये शुरुआती दौर था जहां नीतीश कुमार ने बहुत ही बेहतर काम किया और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी की एक सेकुलर छवि जो नहीं बन पा रही थी, एक कॉम्युनल छवि बनी हुई थी, और राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो परसेप्शन बना था उसको कहीं ना कहीं तोड़ा नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया और 1996 से जिसकी चर्चा नीतीश कुमार बार बार करते हैं और ये एक तरह से मान के चलिए याद दिलाते हैं, वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उनको याद दिलाते हैं कि मेरे हिसाब से 1996 में भारतीय जनता पार्टी चली तो यहाँ तक पहुँची है, लेकिन जो वर्तमान नेतृत्व है वो हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ 2013 में नीतीश कुमार ने पहला ऐसा जो फैसला है लिया था जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का, और एक गोल्डन पीरियड था नीतीश कुमार का। हम इसलिए गोल्डन पीरियड बता रहे हैं कि 2010 में नीतीश कुमार बिहार में सबसे ज़्यादा बम्पर वोट से जीत करके आए थे और पूर्ण बहुमत की सरकार में आई थी। 115 सीट खुद जीत करके आए थे और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी 91 सीट जीत करके आई थी।
अब इस पूरी कहानी में आपको समझ में आ गया होगा कि नीतीश कुमार ने 5 से लेकर 10 तक जो किया वो स्वर्णिम काल था। इसके बाद नीतीश कुमार ने बहुत सारी ऐसी बातें की, लोगों के दिलों पर राज किया, सुशासन बाबू कहलाए, न्याय के साथ विकास की बात की, भ्रष्टाचार पर उनका ज़बरदस्त हमला था। ये सभी चीज़ें देखी जा रही, जिसकी धीरे धीरे क्षरण जिसका होता चला गया। इसके बाद एक मौका है 2015 का। 2013 में अलग हुए, लालू प्रसाद ने बिना शर्त समर्थन दिया और 13 से लेकर के 15 तक नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर लालू प्रसाद और कांग्रेस के सपोर्ट से बने रहे। भारतीय जनता पार्टी 91 सीट लेकर के भी जो नहीं कर पाई वो नीतीश कुमार करते चले गए, क्योंकि नीतीश कुमार को सीटें ही कितनी घट रही थी, 7-8 सीटें घट रही थी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार में कितना ज़्यादा कैपेसिटी है। लेकिन हर किसी का वक्त आता है। लालू प्रसाद अस्वस्थ हुए, बीमार हुए, उनकी पत्नी अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी ही, बीच में हटी, तो उन्होंने चाहती तो वो भी आ सकती थी। 2015 में के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ चुनाव मिल करके लड़े तो राबड़ी देवी उप मुख्यमंत्री बन सकती थी। लेकिन राबड़ी देवी ने अपने पुत्र यानी अगली पीढ़ी को उसमें आगे बढ़ाया और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। तेजस्वी यादव जब से 2015 से आए हैं तब से लगातार ग्रो कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से उन्होंने अपना एक अलग कद बनाया है और लालू प्रसाद से और उनके वोट बैंक के अलावे भी अपनी पहचान एक अलग बनाई है। ऐसी स्थिति में 2015 में जब सरकार बनी तो कहीं ना कहीं उस समय मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में कई लोगों के नाम थे। भारतीय जनता पार्टी जो अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही थी उसमें प्रेम कुमार, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे और भी कई नाम, लंबी फहरिस्त थी। करीब 1 दर्जन लोगों के नाम उसमें जोड़े जा रहे थे और ये सभी मुख्यमंत्री के लिए अपना अपना साफा वगैरह, कुर्ता वगैरह, बंडी वगैरह सब सिलवा चुके थे। लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया और जिस लालू प्रसाद को जंगल राज कह करके नीतीश कुमार आए थे, उसी लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। ये सभी बातें आपने सुनी। हो सकता है कि लालू प्रसाद का स्वार्थ रहा हो, लेकिन सारे मुख्यमंत्री के जो भावी चेहरे थे वो सभी झांपी में कसा गए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गया। नीतीश कुमार को ये रास नहीं आया लालू प्रसाद का साथ। उन्होंने ये कहते हुए कि मुझे दिक्कत हो रही थी, फिर से एनडीए गठबंधन में चले गए। उस एनडीए गठबंधन में जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने कहा था कि हम कॉम्युनल लोगों के साथ, उस तरह की छवि वालों के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। गोधरा कांड से लेकर के और गुजरात में जो कुछ भी कहा जाता है कि उसको लेकर के नीतीश कुमार ने दूरी बनाई थी नरेंद्र मोदी से। एक तस्वीर के सामने आपने देखा होगा, एक तस्वीर आने के बाद क्या कुछ नहीं हुआ था। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया था और तब भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में देख रही थी कहीं ना कहीं। तब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में सुशील मोदी थे और उनके पीछे एक लंबी कतार थी जो सुशील मोदी के एंटी कहा जाता था। उनमें से भी कई लोग मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार ने ऐसा होने नहीं दिया। सेकेंड लाइन का लीडरशिप नहीं तैयार होने दिया भारतीय जनता पार्टी में भी। यही कारण था कि जब नीतीश कुमार 2013 में अलग हुए और 2015 में चुनाव लड़े तो कोई भी ऐसा ताकत बूता नहीं रखता था जो नरेंद्र मोदी के जो 2014 का ऑरा बना था उसको भजा सके बिहार में। नीतीश भारी पड़े, लालू भारी पड़ गए उनके साथ मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही। यानी मुख्यमंत्री बनने के जितने भी चेहरे स्वघोषित हों या फिर गुटबाजी के तहत हो, वो सभी लोग ध्वस्त हो गए और सबके बंडी और कुर्ता जो सिलाए हुए थे सब रखे रह गए। नीतीश कुमार यहाँ से एक नई पारी खेलना शुरू कर देते हैं और 2015 से 17 तक तो सरकार चलाते हैं, लेकिन 17 में जब नीतीश कुमार पुनः वापसी करते हैं एनडीए गठबंधन में तो यहाँ भी नीतीश कुमार एक छत्र राज प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ जो उस गठबंधन में उस सेकंड नंबर की पार्टी थे, उनके मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में थी, तब लालू प्रसाद ने उन्हें आने वाले 2019 के चुनाव के लिए 5 साल तक तेजस्वी यादव को ट्रेनिंग दे करके उन्हें मुख्यमंत्री कैसे बना जाता है, मुख्यमंत्री क्या कोर्स करना पड़ता है, किस तरह से नीतीश कुमार जैसा एक्ट करना पड़ता है। लालू प्रसाद का जो गुण था वो तो उनमें था ही। ये 5 साल में सीख पढ़ करके वो रेडी हो जाएं कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में यानी नरेंद्र मोदी को उतार करके नीतीश कुमार को बैठाया जाए। ये बातें शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चली। 2017 में ही नीतीश कुमार को यह पता चल चुका था कि वो अभी नरेंद्र मोदी से लड़ाई नहीं ले सकते हैं। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सहयोगी दल उनका साथ दे रहे थे।
और नीतीश कुमार वहाँ शामिल हो गए। आपको याद होगा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि 2017 में जब नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ तो एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया। चाहते तो उस समय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते थे, मात्र 2 ही तो लोग थे, दोनों को मंत्री बना सकते थे, और भारतीय जनता पार्टी तो पलक पावड़े बिछा करके तैयार थी। लेकिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाए रखने के लिए और केंद्रीय नेतृत्व में जो वर्तमान नेतृत्व है उस पर दबाव बनाए रखने के लिए यह फैसला नहीं लिया कि यदि समझौता करेंगे, अगर मंत्रिमंडल में किसी को शामिल करेंगे तो मामला गड़बड़ा सकता है। और नीतीश कुमार के लोग जब नरेंद्र मोदी के करीब होंगे, अमित शाह के करीब होंगे, तो बहुत सारे राज खुलेंगे। इसलिए वो डिफरेंसेस जो है वो बना के रखना है और दोस्ती जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सीधी रखनी है। 2019 के चुनाव में इसका फायदा उनको मिला। हारी हुई सीट जीतने के लिए उन्होंने मजबूर किया नरेंद्र मोदी को कि वो अपनी जीती हुई सीट नीतीश कुमार को दें। 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ, जबकि 2017 से ही लगातार इस बात को लेकर के चिंतित नजर आ रहे थे रामविलास पासवान कि आखिर नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं तो क्या होगा एनडीए का। हुआ वही कि भारतीय जनता पार्टी ने समझा बुझा करके आने वाले 2020 के चुनाव का हवाला देते हुए, 19 के चुनाव का हवाला देते हुए और उनको शांत किया था। 2019 में जो हुआ आपको पता है कि 39 सीटें 40 में से जीत करके एनडीए गठबंधन आई और नीतीश कुमार को बहुत बड़ा मौका मिला। इस बीच ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बुला लेगी, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या कोई और पद दे देगी। लेकिन नीतीश कुमार तो बिहार के राजा बन करके रहना चाहते हैं, या तो दिल्ली का राजा बना दीजिए या बिहार का राजा बना दीजिए, और दिल्ली का राजा बनने की स्थिति उनकी नहीं थी। 2019 में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार 16 सीट जीत करके 17 में से केंद्र के सरकार में शामिल हुए, और तब भी उन्होंने मंत्रिमंडल का रास्ता नहीं अपनाया क्योंकि उन्हें पता था कि बार्गेनिंग पावर अभी 2020 में भी करना है। असल लड़ाई तो नीतीश कुमार की 2020 में थी, क्योंकि नीतीश कुमार को दिल्ली का नहीं बल्कि बिहार का राजा बनकर रहना था और उन्होंने मंत्रिमंडल में जाने का कोई भी रास्ता नहीं बनाया। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया था। नीतीश कुमार ने खूंटा ठोक दिया था कि आपको पहले ये तय करना होगा कि मैं बड़ा भाई हूँ, अधिक सीटें मुझे चाहिए, और दूसरा कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा मैं होऊंगा, ये अनाउंस कर दीजिए। मजबूरन भारतीय जनता पार्टी ने ये बात स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जो फिर से भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे स्वघोषित रूप से या फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ चेहरों को आइडेंटिफाई कर रही थी कि आने वाले 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये सारा धरा का धरा रह गया। नीतीश कुमार ने ऐसा झटका दिया कि 2019 का सारा कुर्बानी बेकार चला गया। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, भले ही बहुत सारा तिकड़म हुए। तिकड़म में आपने देखा कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर होकर के लड़ना पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा उनके अगेंस्ट में रहे। इतना सब कुछ होने के बाद 43 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, और तब नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहता था, इन लोगों ने ज़बरदस्ती बना दिया है। यानी एक एहसान और थोप दिया कि आपके चलते, आपके कहने पर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी अपना रहा हूँ, कोई गलती हो तो सारा दोष उधर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया कि नीतीश कुमार पैंतरा कर रहे हैं, नीतीश कुमार उनके साथ राजनीति कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे अपने लोगों को आगे बढ़ाना शुरू किया। पहले राउंड में आपने देखा होगा कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई थी। सुशील मोदी को वहाँ से साइड किया गया था, क्योंकि ये कहना था, एक खेमा जो है भारतीय जनता पार्टी का ये कह रहा था कि सुशील मोदी के कारण ही सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार नहीं हो पा रहा है, और यही कारण है कि सुशील मोदी को साइड किया गया। हालांकि उन्हें राज्यसभा भेजा जरूर गया, लेकिन लालू और नीतीश की लड़ाई में जो रोल निभाया करते थे सुशील मोदी, उस रोल से उनको बाहर कर दिया गया, और स्थिति ऐसी हो गई कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी टूट गई। इसके बाद नीतीश कुमार सरकार चलाते रहे, और 2022 में अचानक से उन्हें फिर से जब लगने लगा कि कई लोग उनके सीट के कुर्सी के करीब पहुंच रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी पहुंच रहे थे, विजय सिन्हा खूब जम करके बोल रहे थे। उधर आपने देखा होगा कि संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। अब ये नीतीश कुमार को लगने लगा था कि उनकी कुर्सी का कोई ना कोई उत्तराधिकारी पैदा हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी में सर उठा रहा है, और ये केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में हो रहा है।
या केंद्रीय नेतृत्व के साथ मन से हो रहा है? तो नीतीश कुमार के पास एक मौका था झटका देने का और भारतीय जनता पार्टी को फिर से स्क्रू टाइट करके ये बताने का कि नीतीश कुमार है। 2022 में अलग हुए और जितने भी लोग मुख्यमंत्री के चेहरा थे वो सभी लोग ध्वस्त हो गए, लेकिन फिर से सम्राट चौधरी को पगड़ी बंधवा दी गई। सम्राट चौधरी पगड़ी बांध लिया और कहा कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे तब तक ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन फिर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने एक और झटका दिया और नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे सम्राट चौधरी के उस पगड़ी को बिना मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे अलग कर दिया। ये सारी कहानी, सारी बातें आपके नज़र के सामने है और अंततः सम्राट चौधरी को अपनी पगड़ी खोलनी पड़ी। कहानी इससे आगे बढ़ी और यहाँ भी मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी और दावेदारी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और ये सभी की सभी बातें एक तरफ जहाँ शुरू हुई थी वहीं जाकर के समाप्त हो जाती हैं। इसके आगे की अगर बात करें हम तो एक बात सामने नजर आती है कि कई चेहरे और नजर आने लगे और कई चेहरे और इस बात को लेकर के तैयारी करने लगे कि किस तरह से नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट बना जाए। बीच में आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह की बात कर लें, इस कड़ी में 2010 के बाद जो नीतीश कुमार को एक सपना दिखाया जाने लगा कि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं, देश में सबसे ज़्यादा साफ छवि के नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उन्हीं का नंबर है, ये सभी बातें कह करके नीतीश कुमार को बिहार से दिल्ली भेजने की तैयारी हो रही थी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता थे, सुशील मोदी का भी उसमें बड़ा रोल था। और इन सब को लेकर के जो जदयू के भी नेता थे, जैसे प्रशांत किशोर को आपने देखा होगा, तब आरसीपी सिंह तब हुआ करते थे, तब तक लौट करके आ गए थे अशोक चौधरी भी, ये सभी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनने की कोशिश में लगे हुए थे। और इनको लगता था कि नीतीश कुमार जब यहाँ से जाएंगे तो उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो उप मुख्यमंत्री जरूर बना देंगे। लेकिन ये सारा धरा का धरा रह गया। नीतीश कुमार ने फिर से एक नया खेल कर दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो वही रखेंगे, ये भी बात क्लियर हो गई। इसके आगे की कहानी जब आगे बढ़ती है तो सीधे सीधे तौर पे नीतीश कुमार ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। बाद के क्षण में आपने देखा होगा कि एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त चली थी कि ललन सिंह कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके और फिर एक रास्ता बना कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नीतीश कुमार को तैयार किया जाए। 2023 से लेकर के 2024 के जनवरी तक ये सिलसिला चला और नीतीश कुमार को एक बार फिर से सपना दिखाया गया। और ये सपने की शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा ने किया था, क्योंकि वो भी एक दावेदार थे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के। उत्तराधिकारी वास्तव में वही समझते थे कि हम ही हैं, क्योंकि लौकिक समीकरण से आते थे। ऐसी स्थितियां बनते बनते अचानक से नीतीश कुमार देश भर में गैर भाजपाई दलों को जुटाने लगे और भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बड़ा दांव खेल दिया और नीतीश कुमार को रेड कारपेट बिछा करके वापस ले लिया। नीतीश कुमार यहाँ आए तो कई चेहरे फिर मुख्यमंत्री के लिए तैयार हो गए और नीतीश के रिप्लेसमेंट के रूप में कई लोगों को देखा जाने लगा। एक स्वाभाविक रूप से तो तेजस्वी यादव ऑलरेडी थे ही, जिनको कई बार नीतीश कुमार ने भी कहा तो मेरे बाद इन्हीं लोगों को देखना है ना। उसके बाद चिराग पासवान, वो भी मुख्यमंत्री के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उनकी पार्टी के लोग कहने लगे। हालांकि चिराग पासवान ने भी 2021 में जो उनकी पार्टी टूटी, 2020 में उन्हें एनडीए से बाहर चुनाव लड़ना पड़ा और उस समय से लेकर के 2024 तक उन्होंने बड़ी धैर्य धारण किया और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने एहसास दिलाया कि ताकतवर तो निश्चित रूप से होते जा रहे हैं चिराग पासवान। यानी चिराग पासवान एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत बनते जा रहे थे, जो संपादक नमन मिश्रा जी कई बार कहते हैं कि जरूरी है, मजबूरी है, नीतीश कुमार तो जरूरी हैं, चिराग पासवान, उस चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर आने लगा और नीतीश के विकल्प के रूप में उन्हें देखा जाने लगा। उत्तराधिकारी की लिस्ट में और कई नाम जोड़े गए थे। मनीष वर्मा का नाम आया जो कि बहुत दूर रह गए। इससे पहले आपने देखा कई लोगों का नाम आया, बाद में निशांत का भी नाम आ रहा था जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। लेकिन इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नाम थे। लेकिन अभी जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके मेहरबान दिखाई दे रहे हैं चिराग पासवान पर। जो स्थितियां बनी हैं उसमें एक खेमा तेजस्वी यादव का तो है ही, एक चिराग पासवान मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। हालांकि और कई चेहरे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इस चेहरा में सबसे मजबूत चेहरा बनकर के उभरे हैं। 4 सीटों के उपचुनाव में उन्होंने क्या रिजल्ट पाया है, क्या होगा, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के रूप में अगर देखा जाए तो मोदी की पसंद ऐसा लगता है कि चिराग पासवान हैं या फिर
मोदी और शाह की कोई और पसंद है। इस सब में एक चेहरा और नजर आया है जो बहुत ही गंभीर, बिल्कुल अलग थलग अपना काम कर रहे हैं, वो है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय को भी आप देखिएगा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वो बिहार में कितना फोकस्ड हैं और बिहार में हर छोटी बड़ी घटनाओं पर उन्हें आप सजग देखिएगा। ये पूरी कहानी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश का रिप्लेसमेंट तो तैयार हो गया है, ओपन सिर्फ नहीं हो रहा है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ये स्वाभाविक नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करना है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसे पसंद करते हैं, ये सबसे अहम बात होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लगभग आधा दर्जन नाम सामने आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है। हालांकि 23 तारीख को एक पड़ाव जरूर आया है जहां से कहा जा रहा है कि रास्ता दाएं बाएं घूमता है। अब नीतीश वाला कांटा किधर घूमता है, ये देखना दिलचस्प होगा। उसके बाद से असल कहानी शुरू होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।